नशा समस्त मानव जाति के लिए एक खतरा बनता जा रहा है और नशे के खिलाफ हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने शिमला, सोलन और सिरमौर के कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन करवाया गया। 28 और 29 अप्रैल को हुए इस शिविर में तकरीबन 80 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाई। शिविर का शुभारंभ हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भुरेटा ने किया। विकास की जो अभी की धारा है उसको ना समझे और उसको ना एड्रेस किए हम नशा निवारण या युवाओं को नहीं बचा पाएंगे। जो पहला बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथ ही एनआर हैं वो डिटेल में भी अपनी बातचीत रखेंगे। हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ पर केरल के बाद सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करते हैं, 38% हमारे जो पद हैं वो खाली हैं। जो आपके नर्सिस के जो है वो 46% हैं। जो आपके स्टाफ नर्सिस हैं उनके भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं उनके 68% पद खाली हैं। जो आपके मेल हेल्थ वर्कर हैं उनके 78% पद खाली हैं। जो फीमेल हेल्थ वर्कर हैं उनके 48% खाली हैं। जो कि जनता के बीच में स्वास्थ्य की सुविधाओं की हम बात करते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो दूसरा बिंदु मैं कहना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो जनता तक नहीं पहुँच रही। हमने 108 का ताना बाना बुन के उनकी जो प्रॉब्लम्स को हमने जिला केंद्र पे, राज्य केंद्र पे और राज्य केंद्र पे भी क्या, सिरमौर जिला के साथी हैं हमारे बीच में, वो नाहन हॉस्पिटल में आते हैं तो सीधे पीजीआई को भेज देते हैं। तो जो दूसरा बिंदु मैं करना चाह रहा हूँ, पहला मैंने विकास का कहा, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं का। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुँच रही हैं, उनकी भी बात हमारे को करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो साथी मैं शायद भूमिका बांध रहा हूँ अगले 2 दिनों के लिए, साथी एनआर उसमें बात करेंगे, वो है मानसिक स्वास्थ्य का। आज हम अखबार खोलते हैं तो एक अंधकार का भविष्य हमें दिखता है। जो हमारी युवा साथी हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनको लगता है कि आगे तो कुछ है नहीं है। अब वो पॉजिटिविटी उनको नहीं मिलती है। जो संवाद घर में होना चाहिए था, जो संवाद परिवार में होना चाहिए था, जो संवाद आपके मोहल्लों में होना चाहिए था, उससे कट के जो है हमारे युवा जो हैं, अगर स्कूलों में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो एक जिसको चूहा रेस, रैट रेस जिसको कहते हैं, दूसरे के कंधे पे चढ़ के आपको आगे बढ़ना है, तो कहाँ हम ले जा रहे हैं। तो तीसरी बात मुझे लगती है वो बात करनी पड़ेगी कि हमारे युवाओं को एक ऐसा स्पेस दें, गांव के स्तर पे, परिवार के स्तर पे और इंस्टीट्यूशन के स्तर पे और एक समाज के स्तर पे, वो एक हमें बात इसको करनी पड़ेगी। तभी हमारा जो जो हमारा 2019 में कैंपेन था, सेव द यूथ कैंपेन, युवा बचाओ अभियान, हमने उसमें किया था और अभी जो है उसमें एक जुड़ गया है युवा बचाओ और भविष्य बचाओ, ये कैंपेन जो अभी उसमें हम बातचीत को कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में, एक रिपोर्ट है 2019 की, हमारे जो साथी हैं उन्होंने हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और जो उनके साथ जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था। उसमें डिटेल में जो है सत्यवान जी जब अपनी बातचीत रखेंगे उसको रखेंगे, मुझे लगता है उसमें डिटेल में बातचीत रखेंगे कि हमने उससे क्या निकाला और कैसे हम आगे बढ़े। क्योंकि इसमें जो है हमने लास्ट में ये भी दिया था कि शैक्षणिक संस्थाएं क्या करें, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई थी। 2019 के आंकड़े हैं, 900 के करीब बच्चों के पास हम +2 के जो बच्चे हैं उनके पास गए थे। 734 का उसमें से रिस्पांस आया था। 74 का कहना था कि हमने नशा करते हुए लोगों को, बच्चों को देखा है। और क्या लड़कियां भी करती हैं, उसमें भी 78% का है। ये 2019 की बात है। 2019 से अभी तक जो 5 साल बीत चुके हैं। और सबसे कम उम्र कितनी होगी? 14 साल सबसे कम उम्र जो नशे की है लेते हुए। किस कारण से लेते हैं? बुरी संगत का असर, थ्रिल के लिए, मज़ा लेने के लिए, शौकिया देखा देखी में, या तनाव भी, 21% ने कहा तनाव भी उस पर भी है। तो एक सकारात्मक पहलू था, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 93% जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा था कि हम बदलाव का एक हिस्सा बनना चाहते हैं और हम बदलाव
करना चाहते हैं। जो बदलाव हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने एक जिसका सपना बुना है और जो हमने दोबारा शुरुआत की थी, जो 2019 में इस कैंपेन को शुरू किया था, बट उसके बाद पेंडेमिक के दौर में जो कम गतिविधियां हो गई थी, उसके बाद 2023 में हमने इसको जिस समय हमारा राज्य सम्मेलन हुआ जैसा, और इसमें जो मटेरियल भी बनेगा, ट्रेनिंग्स भी होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग्स भी होंगी, इंटरेक्शंस भी होंगे, आउटरीच कैंपेन्स भी होंगे और एडवोकेसी के काम भी इसमें होंगे। बहुत सारे काम हैं और एक इकलौता इस काम को नहीं कर पाएगा, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जन संगठनों का, क्योंकि कई बार जब हमने खेती बचाओ और बेटी बचाओ इन दो कैंपेन्स को लीड किया था, उसमें जो 3 बातें इन्होंने कही हैं साथी सत्यवान ने कि निरंतरता, कंटिन्यूटी, पैशन और जिज्ञासा, ये 3 तो थी। क्योंकि जिस समय हम खेती बचाओ का हमने कैंपेन किया था तो जो पूरा कि जो बंदर या जंगली सुअर या जो दूसरे जंगली जानवर हैं वो क्यों इसको नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गए, हमने जिज्ञासा को जारी रखा, ढूंढना, खोज जारी रखा, उसके उत्तरों को ढूंढा। वही काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा। 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में समिति के स्टेट सेक्रेटरी सत्यवान पुंडीर ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आप सही बोल रहे हैं, इनकी चिंता भी सही है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि चाह रहे हैं कि हमें एकदम एक्शन प्लान भी कोई मिले, एकदम कोई काम करने के लिए भी चीज़ें मिले, पर मुझे ये लगता है कि ये इतना व्यापक और इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो आज तक जो है सरकारें, ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, काम कर रही है, आज यहाँ पर कई धाराओं से लोग बैठे हैं, तो शायद हो चुका होता। हाँ, कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत इनिशिएटिव की एक बात आती है कि हमारा व्यक्तिगत इनिशिएटिव क्या है और उसको हम सामूहिक कैसे करते हैं, कलेक्टिव कैसे करते हैं। और जब तक ये कि कलेक्टिव इनिशिएटिव नहीं बनेगा, सामूहिक रूप उसका नहीं बनेगा, एक व्यापक मोर्चा, व्यापक अभियान इसके लिए नहीं होगा। और सबसे पहले तो इस पर बातचीत जब होगी, अभी तो बातचीत नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, दाएं बाएं कहाँ बात करते हैं, हमारे पड़ोसी बात करते हैं। पड़ोसी को मेरे घर से ज़्यादा पता है, मेरे घर में मुझे पता नहीं है, मेरे परिवार को पता नहीं है, पड़ोसी को पता है, पर पड़ोसी मुझे नहीं बताएंगे। तो इस इशू पे जो बात हो रही है, दाएं बाएं बात हो रही है, चोरी छुपे बात हो रही है, सबसे पहले तो हमें इस पर बात करनी होगी, चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा। समाधान निकलेंगे, ऐसा नहीं कि समाधान नहीं निकलेंगे। तो उस चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी ट्रेनिंग हम लोगों ने 5 दिन की उससे डॉक्टर रीना सिंह जी यहाँ बैठे, उसके जो स्टेट ट्रेनर हैं हमारे, उससे कुछ सेंसिटाइजेशन हुई कि इस मुद्दे पे तो हमें डीप में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, नहीं तो अभी ऊपर से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो एक समझ बनी और एक ग्रुप पहले से था हमारे, जो डॉक्टर OPG तनवर साहब वगैरह ये लीड कर रहे थे उसको, कि ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर करना चाहिए। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये बना कि हम एक ऐसी टीम को एक्सपेंड करें, एक ऐसा बड़ा ग्रुप बनाएं जिसकी संख्या हम ये मान के चल रहे हैं अपने कमेटी के अंदर, सिर्फ ज्ञान विज्ञान समिति में, जो कि अकेला संगठन काफ़ी नहीं है इसके लिए, पर फिर भी हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा हमने ऐसे साथियों को तैयार करना है जो इस पर कहीं पर भी कभी भी बात करें, जिनको एक जानकारी भी हो, इस इशू पे बात भी करें, और वो फिर समाज के अंदर आगे बढ़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। क्योंकि आज जैसे सन 2000 में बेटियों की पीढ़ियों के साथ एक सवाल पैदा हो गया था कि बेटियां बचेगी कि नहीं बचेगी। उस समय आंकड़ा था हमारे सामने 1,85,000 बेटियों को हम गर्भ में मार चुके थे, क्योंकि वो सेंसस का डाटा था। लेकिन इसमें तो कोई आंकड़ा नहीं है, ना सरकार के पास है, ना विभाग के पास है, कहीं भी ऐसा आंकड़ा नहीं है कि हिमाचल में नशे की इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, वो बताएंगे हमारे स्रोत व्यक्ति भी। और मुझे लगा कि अभी ठीक है, एक आंकड़ा बड़ा साफ सामने दिख रहा है कि आज की डेट में हर परिवार में कोई ना कोई इससे ग्रसित है, हर परिवार के अंदर। और अगर कोई परिवार छूटा है, वो बहुत अपने आप में समाज में काबिल तारीफ है, उनको हमें मॉडल बना करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हर परिवार नहीं है तो फिर पड़ोस का परिवार, मतलब हर तीसरा परिवार शामिल जरूर है इसके अंदर, ऐसा हमें दिखता है। तो इंटेंसिटी तो इस लेवल की है। तो इसलिए जो ये एक ग्रुप की बात हो रही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बड़ा ग्रुप तैयार करना, जो इस पर बात करे, इसके ऊपर कार्यनीति बनाए, कार्य योजना इसके ऊपर बनाए कि क्या करना है, कहाँ क्या करने की आवश्यकता है। नशीली दवाएं, मानसिक रोग, भ्रम तथा अंधविश्वास में अंतर संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मंडी डॉक्टर NR ठाकुर ने विस्तार पूर्वक साझा की। तो कई संगठनों के लोग हैं और बहुत ठीक और सटीक लोग हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं और लंबा तजुर्बा है सामाजिक कार्यों को करने का
या समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी उथल पुथल हो रही है, जो भी खराब दिखता है, कम से कम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मादा उन सब में है जो इस हॉल में उपस्थित है। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ये मुद्दा जितना सीरियस है उतना ही सेंसिटिव भी है, और इस मुद्दे को बाहर से तो ऐसा लगता है कि आसानी से हम इसको टैकल भी कर लेंगे और कोई भी इसमें हाथ डाले तो शायद उसे सफलता मिल जाए। लेकिन जब हम गहनता से या डेप्थ में जाकर के इसको देखते हैं तो फिर महसूस होता है कि इतना आसान नहीं है जितना हम इसको बाहर से देखते हैं। और समाज में जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो आप देखते ही हैं, महसूस करते हैं कि लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए या समाज और सोसाइटी को डिफेंड करने के लिए सारे के सारे दोष का ठिकरा जो है वो युवा पीढ़ी के सिर पे मर देते हैं कि आज के युवा तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए, इन्होंने देश और समाज को कलंकित करने का बेड़ा उठा रखा है, ये आवारा हो गए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और जिन माँ बाप ने इतने अरमानों से, इतने सपने संजो करके इनको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, उनकी खुशियों का गला घोंटने के लिए ये अब तैयार हैं और नशे के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। और इस मक्कड़ जाल से युवाओं को बाहर कैसे निकाला जाए, वो लोग बात कर रहे होते हैं जो स्वयं आज भी नशा कर रहे हैं। तब तो करते ही थे जवानी में, पर आज भी कर रहे हैं। तो स्वयं अगर आप नशा करते हो और फिर समाज में उपदेश भी बांटते हो तो दोनों चीजें नहीं चलेगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, करना कुछ सोचना कुछ, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। युवा दोषी अगर आज हैं तो बीज हमारा ही बोया हुआ है। अगर हमने उस जमीन की अच्छी गुड़ाई वुड़ाई की, अच्छी सिंचाई की, अच्छे से उसका ध्यान रखा, तो फसल आज नशे के रूप में लहलाती हुई नजर आ रही है और हम सब काटने के लिए तैयार बैठे हैं, या युवा पीढ़ी उसको काट रही है। अब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहा भी जाता है कि बोया पेड़ बबुल का, अम्बुआ कहाँ से आए। तो युवाओं को दोषी ठहराने से पहले आज हमें एक तो नशे के इस मैकेनिज्म को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो जानकार नहीं है इस विषय के, बहुत अच्छी जानकारी उनके पास है, गजब का अनुभव उनके पास है, और समाज में बदलाव लाने की हिम्मत भी है, मादा भी है, और किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेने का हुनर या कला विद्यमान है। लेकिन ठीक तरीके से जब तक हम इस नशे के पीछे की जो मंशा है या इंटेंशन है या जो नीयत है उसको उजागर करना पड़ेगा, और समाज के सामने ये सारे तथ्य रखने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। वरना हो क्या रहा है कि ये जो सामने बैठे हैं सारे ये खराब हैं, सब नशेड़ी हैं, सब अफीमची हैं, मैं दूध का धुला हुआ हूँ। और शाम को जब देखते हो तो वही अन्ना ठाकुर जो बड़ी बड़ी बातें कह गया, वो ठेके में आप उसको विस्की की बोतल खरीदते हुए देखते हैं। तो भाषणों से, नारों से, फिलॉसफी से, उपदेश देने से बात बनने वाली नहीं है। ये ठीक है कि हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी और स्वयं बतौर मॉडल या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स ये बनना पड़ेगा। उसके लिए चाहे वो अध्यापक हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों,
चाहे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हों या कोई दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग हों, सबको समझना पड़ेगा। माना कि युवा दोषी हैं, ये तो उम्र ही ऐसी है जहाँ दीवानापन है और इस तरीके की जो मैडनेस होती है, डेस्परेट मैडनेस, समटाइम ये बहुत बड़ी एगोनी का, बहुत बड़ी पैंग्स का, बहुत बड़े दर्द का या दुख का कारण बनता है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि भाई दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड इफ़ दे आर टेकिंग ड्रग्स, इफ़ दे आर कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स, तो उसके लिए ये समाज पूरी तरह से दोषी है। और कुछ अपने को जब डिफेंड करते हैं कि माना कि नशा हम भी करते थे, हमारे बुजुर्ग भी करते थे, पर हमारा नशा कुछ और होता था। हमारे बुजुर्ग हुक्का पीते थे, तंबाकू पीते थे, हमने शराब पीने शुरू की, बीड़ी सिगरेट पीने शुरू की। लेकिन आज के जो ये बच्चे हैं, ये तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, कुछ स्निफर सूंघ रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो हमारे और उनके नशे में वही फ़र्क है, ऐसा हम डिफेंड करते हैं अपने आप को। लेकिन समय के साथ, ये तो ट्रांजिशनल चेंज है, समय के साथ जो है वो मॉडर्नाइज होने की कोशिश है हर क्षेत्र में। तो हमारे पूर्वज जो हैं वो हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और शराब तो था ही नहीं, तो सूर पीते थे जो कहीं जड़ी बूटियों की बनती थी। फिर आगे की जनरेशन आई, उसने बोला कि नहीं ये कोई नशे हैं, तो उन्होंने अपने को मॉडर्नाइज कर दिया कि उन्होंने सिगरेट पीने शुरू कर दी, शराब पीने शुरू कर दी, सूर को बंद करवा दिया। फिर आगे सिगार पीने शुरू कर दी और विभिन्न प्रकार की शराब भी आ गई। उसके बाद कहा कि ये पीने वाली या धुआं उड़ाने वाली ये कब तक चलेगा? ये कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं है, बदबू आती है। बेहतर है कि अब बिना धुएं वाले नशे जो हैं उन्हीं को शुरू करते हैं। तो खाने का रिवाज चल पड़ा। अब तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान पराग, पान मसाला, सुपारी, ये शुरू कर दी। अब आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक कदम आगे है, क्योंकि वो मॉडर्नाइज कर रही है अपने आप को। वो इंजेक्शन में आ गए, गोलियों में आ गए, कैप्सूलों में आ गए, या किसी तरह के ऑइंटमेंट आ गए, या कफ सिरप वगैरह, स्प्रेड, पेट्रोल, व्हाटएवर, जिसमें भी कहीं उन्हें उन्माद नज़र आता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वो आज नशा रोकना भी चाहती है, लेकिन नशे को प्रमोट भी कर रही है। विवाह शादी होती है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन क्यों ना हो, उसमें भी बार लगती है आजकल। और जिसने शराब नहीं पिलाई वो आदमी नहीं है, उसको इंसान मानते नहीं गांव में। और जो पीता नहीं वो तो अलग थलग आइसोलेशन में रहता है, उसकी ना औ भक्त है ना उसकी पूछ है। और सेखियां बगाड़ते हुए हम थकते नहीं कि भाई शादी में लगभग 80,000 की तो शराब ही लग गई, 1 लाख के करीब तो मैंने शराब पे लगा दिया। अब जब आपने 1 लाख के करीब लगाया तो दूसरा भी लगाएगा संगी साथी गांव का ही, आगे उसके भी फंक्शन होने हैं। तो वहां जो आज युवा बन गया है वो कभी बच्चा था। तो जब बच्चों के सामने आप परोस रहे हो, बार लगा रहे हो, उनके सामने नंगा नाच रहे हो शराब रूपी दैत्य का, तो ये होगा ही होगा। वो तो लेंगे ही लेंगे फिर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें तो टोकते हैं। अध्यापक कहता है कि अगर आपने शराब पी या किसी भी तरह का नशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं टांगें तोड़ दूंगा तेरी। घर में माँ बाप कहते हैं कि अगर हमने सुना कि आपने नशा किया किसी भी तरह का तो घर से निकाल देंगे आपको। बोलते तो हैं लेकिन स्वयं करते हैं। जब वो अध्यापक को देखता विवाह शादी में नाचते हुए, डांस करते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, बोलते ये अध्यापक जो मुझे कह रहा है कि शराब पीना ठीक नहीं है, अगर पिया तो टांगे तोड़ दूंगा, अपने आप जो है वो शराब पी रहा है।
तो ये क्यों पी रहा है? अगर इतनी खराब चीज है तो बच्चे के अंदर ये सवाल तो स्वाभाविक है कि क्यों पी रहा है फिर ये? मेरे माँ बाप मुझे तो रोकते हैं, लेकिन अपने आप क्यों इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का? सवाल उठता है। इसका मतलब इसमें मजा है, इसमें आनंद है। और अगर मजा और आनंद है तो फिर मुझे भी डांट तो खानी नहीं, तो चोरी छिपे शुरू करता हूं, दोस्तों के साथ दूर घर से बाहर निकल करके स्टार्ट करता हूं, प्रयोग करता हूं। तो शौक के तौर पे, फैशन के तौर पे या प्रयोग के तौर पे शुरुआत नशे की होती है। कारण क्या है उस पर थोड़ा हम आगे जाएंगे, वो तो बहुत से हैं। डॉक्टर ओपी वोरेटा ने यहाँ इशारा भी किया कि क्यों हम उस तरफ जाते हैं। पर 100 बातों की एक बात कि नशे की तरफ हम तब भागते हैं जब हमें एहसास हो जाता है कि इसमें मजा आता है, आनंद है। और 3 बड़े प्रमुख कारक हैं इसके लिए। एक बोलते हैं हम इग्नोरेंस, दूसरा है सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, और तीसरा है हमारी ट्रेडिशंस। इग्नोरेंस का मतलब कि मजा तो इसमें आता है, ये सब ने सिखाया उनको, सब ने बताया। मेजोरिटी में जो लोग लेते हैं, दोस्त भी जो पिलाते हैं या नशा करवाते हैं, उन सब ने यही घुटी पिलाई कि नशे में मजा है, नंद है। और अगर कहीं मजा मिलता हो तो इस गम वाली दुनिया में, ये गमगीन जो माहौल है या निराशावादी जो माहौल है, इसमें आनंद लेना कौन नहीं चाहेगा, मजा लेना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन इग्नोरेंस, उसके जो दुष्परिणाम है, उसके जो नुकसान है, उसकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको लेकर के जानकारी कोई नहीं देता, बताता कोई नहीं। और इग्नोरेंस के चलते बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। दूसरा कि अगर शुरुआत हुई भी तो घर के ही लोग जो अपने बच्चे की उस आदत को छिपाने की कोशिश करते हैं। समाज को ना पता लगे, लोगों को ना पता लगे। अगर तेने ले लिया तो ले लिया, आज के बाद मैंने कहीं देखा तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गेंद को जितना दबाओगे वो उतना ऊपर जाती है। दबाने से बात नहीं बनती। फैक्ट्स जो हैं, जो यथार्थ है, उस यथार्थ का सामना करना, उसको शेयर करना, उसके उस हालातों से लड़ने के लिए अपने को तैयार करना, वो ज़रूरी है। लेकिन स्नब करके या किसी को डांट करके या किसी का गला घोंट करके आप बुराई को नहीं रोक सकते। कबूतर की आंखें बंद करने से शिकारी शिकार करना छोड़ देगा, ये संभव नहीं है। लेकिन इस तरीके का करते हैं हम, जिससे सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के चलो पता नहीं लगेगा समाज को। कब तक पता नहीं लगेगा? सच्चाई जमीन खोद करके बाहर आएगी, वो लोगों के सामने आएगी आएगी, क्योंकि सच नहीं छुपेगा। कब तक आप उसको छिपाएंगे? तो ये दूसरा कारण है कि हम पोछा लगाने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को दबाने की, दफनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हट हट के आती हैं। जो आधे अधूरे प्रयास होते हैं हमारे, और स्ट्रेटेजी पता नहीं है कैसे उस मीनस को कर्व करना है, उसकी कोई रूपरेखा ही नहीं है हमारे पास। और तीसरा ये हमारी ट्रेडिशन कि शिवरात्रि मेले में भोले के नाम पे, शिव जी के नाम पे नशा कर लो, होली में भांग के पकौड़े खा लो। ये समाज जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है पब्लिकली, मान्यता दे देता है पब्लिकली, एक्सेप्ट कर लेता है कि भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को भांग पसंद थी, तो इसका मतलब जिस देश के भगवान देवता नशा करते हो तो आदमी क्यों ना करें, इंसान क्यों ना करें। नशा बना था दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए, जिनकी पशु प्रवृत्ति है, जिनकी समझ नहीं है कि इसके नुकसान क्या है। पर देवताओं को तो नशे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन परोसा गया समाज में कि देवताओं को सोमरस पसंद था। वो सोमरस लिया करते थे क्योंकि बड़े एलीट क्लास के लोग थे, जैसे आज के हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो एलीट क्लास के लोगों के लिए सोमरस, देवताओं के लिए सोमरस, बाकियों के लिए देसी ठरा, बड़ों के लिए सिगार, बाकियों के लिए बीड़ी, हुक्का। तो कहने का मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन जो है, इट वॉज क्रिएटेड जब आप
ऐसी परंपराओं को जो नुकसान करती हो समाज का, और उसको बड़े आयोजन जब आप करते हो गांव में तो बात बनती है। वो खराब हो तो वो साफ दिखती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, महिला मंडल है हमारे, युवक मंडल है हमारे। विवाह शादियों में जो आदमी बार का आयोजन करता है अपने घर में, नशा परोसता है विवाह शादियों में या फंक्शन में, जागरा में, जगराता में, जातर में, या देवताओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, देवता खुश हो जाएंगे। देवता तो कौन खुश होगा वो तो हम आप जानते ही, लेकिन पुजारी जरूर खुश हो जाएगा। तो ये जो चीजें हम परोसते हैं, फिर ऐसा अगर महसूस करें बाद में कि नहीं, ये बच्चे जो हो बुरी संगत में पड़ गए, बच्चे बर्बाद हो गए, बच्चे कहीं के बच्चे जो हो इन्होंने हमें कहीं का नहीं रखा, तो जब आपने परोसा तो ये तो होना ही है। तो फिर जो हमारी महिला मंडल है, युवक मंडल है, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका रोल आता है ना, कि जो भी अगर इस तरीके का काम करता है समाज को बिगाड़ने का, बर्बाद करने का, उसके खिलाफ हम एकजुट हों। लेकिन कैसे एकजुट होना? ना पीने वाला एक आदमी है गांव में और पीने वाले 99 है, मेजॉरिटी उनकी है। तो आप जब अलग थलग अपने आप को महसूस करते हो तो सोसाइटी में बिल्कुल किनारे खड़े हुए पाते हो, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाते, अपने आप को असहाय, हेल्पलेस समझ करके। ये शायद नीति के अंदर ही लिखा होगा, या ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये समाज जाएगा ही नरक में, ये बर्बाद ही होगा। उसको फिर कोसते कोसते अपना स्वयं का बीपी बढ़ाते रहते हैं, कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, या आप कह लो कि दूसरी और कई तरह की समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वगैरह, या मानसिक रोग। एक तो नशे की वजह से, दूसरा जो हेल्दी टेम्परामेंट का व्यक्ति है ना, वो समाज में जब ऐसी चीजें देखता है, व्याधियां देखता है ना, तो सोच सोच करके ही स्ट्रेस और स्ट्रेन में चला जाता है। तो ये कारण है। पर मोटे तौर पे जो सबसे बड़ी चीज जिस पे अब मैं सही महीने में आ रहा हूं समझने के लिए, जो मैकेनिज्म है बॉडी का, इसके पीछे छिपा हुआ है मजा। और मजा इंसान को कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, वो नशे से मिले, वो सेक्स से मिले, वो गपशप से मिले, वो जुआ खेलने से मिले, वो बड़ी देर तक काम करने से मिले, किताबें पढ़ने से मिले, म्यूजिक सुनने से मिले, गाना सुनने से मिले, कहीं से भी मजा मिले, आदमी मजे के लिए भागता है। और आजकल तो लाइफ टोटल ही फ्रस्ट्रेट है, बहुत सी परेशानियां हैं। तो मजे के लिए जब आदमी आगे बढ़ता है मजा प्राप्त करने के लिए, तो उसे समझाया जाता है कि सबसे ज्यादा मजा इन दवाइयों में, इन कैप्सूलों में, इन इंजेक्शनों में। और बात भी सच है। इस बात को अब थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि सारा खेल जो है दिमाग का है। ब्रेन से ही ये हमारा शरीर चलता है। ब्रेन अगर काम ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स की संख्या जो 86 बिलियन के करीब है। 86 बिलियन। तो आप सोच लीजिए कि 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ का होता है। तो 86 बिलियन है तो कितने करोड़ न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में हैं। और 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियंस जो है वो कनेक्शन है यहां से, जो वहां से हमें डायरेक्शन मिलती है काम करने की। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें ही 2 तरह की नर्व्स, एक डेंड्राइट्स और एक्सॉन होती है। एक दिमाग से जो भी आदेश मिलता है, जो भी ऑर्डर मिलता है उसको लेगी, और दूसरी जो है वो मैसेज को छोड़ेगी। तो अगर 100 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं तो कितना बड़ा एक्सचेंज होगा ये टेलीफोन एक्सचेंज जो हम बोलते हैं। पता नहीं कितनी तारें आती हैं, कैसे कनेक्शन पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि
ब्रेन को अगर हम समझें, ब्रेन की मैकेनिज्म को समझें, तो 100 ट्रिलियन कनेक्शंस और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी कई बार ये रोल अदा कर रहे हैं न्यूरॉन्स को कम करने का। न्यूरॉन्स कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 86 बिलियन न्यूरॉन्स हर बच्चे का अधिकार है, जब वो पैदा होता है तो उसको मिलने चाहिए। लेकिन कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, समय से पहले डिलीवरीज हो जाती हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सिजेरियन जानबूझ करके करवाते हैं, शौकिया करवाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, पैसा मिलता है, वो प्रोफेशन बन गया उनका। तो अगर ये मानना है शिशु विशेषज्ञों का कि अगर 36 सप्ताह में डिलीवरी हो जाए, अभी 40 सप्ताह में होनी चाहिए डिलीवरी, लेकिन अगर 36 सप्ताह में ही हो जाए तो 4 हफ्ता पहले हो गई डिलीवरी, तो 250 करोड़ न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन में। तो इतने न्यूरॉन्स की कमी तो पैदा होते ही हो गई। फिर बाद में जो एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, वो एनवायरनमेंट फिर और हमारे न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचाएगा। तो ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, इनका काम है बॉडी से काम लेना। ये ऑर्डर्स करेंगे, ये कमांड करेंगे और शरीर हमारा उस तरीके से एक्ट करेगा। तो हो क्या रहा है कि इन 86 बिलियंस को कुदरत ने 9 सर्किट में बांटा हुआ है। कुछ विजन सर्किट है, 2/3 ब्रेन का हिस्सा तो विजन को डिसाइड करने में ही चला जाता है। तो कुछ हमारा विजन सर्किट है, कुछ जो मूवमेंट सर्किट है, सेंसेशन सर्किट है, मेमोरी सर्किट है, कोऑर्डिनेशन सर्किट है, बॉडी का सारा अपना कोऑर्डिनेशन है, और एक रिवार्ड सर्किट है। ये जो रिवार्ड सर्किट है, यहाँ से खुशी मिलती है हमें। जब भी कोई अच्छी घटना घटती है तो हम फूले नहीं समाते, एकदम भाग भाग हो जाते हैं खुशी से, अंदर तक अंतर मन जो है हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये क्यों खुशी होती है? ये कुछ हार्मोन्स हैं, 3 तरह के जो हार्मोन्स हैं, एक डोपामिन, एक सेरोटोनिन और एक ऑक्सीटोसिन। इन 3 हार्मोन का काम है जो हमें नेचुरल तरीके से खुशी देंगे। कोई भी अच्छी खबर मिलेगी तो भीतर से हमें प्रसन्नता महसूस होगी। तो डोपामिन जब हमें नेचुरल खुशी मिलती है, नेचुरल खुशी का मतलब कि मेरे बेटे की अगर शादी हो रही है, मेरा बच्चा अगर यूपीएससी क्लियर कर गया, या मेरा बच्चा कहीं एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया, तो बाप की मेहनत उसे लगता है कि काम आ गई, तो एकदम उसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी भी अगर मिलती है तब भी 10 ग्राम के करीब डोपामिन जो है सक्रिएट होता है। नेचुरली डोपामिन 10 ग्राम के करीब सक्रिएट होएगा। लेकिन अगर कोई आपको बाहर से इंजेक्शन दे करके 1000 ग्राम का डोपामिन सक्रिएट करवा दे, 10 ग्राम ही आपको इतनी खुशी देता है, तो अगर 1000 ग्राम का डोपामिन आपके खून से ब्रेन में गया और सक्रिएट हुआ, तो आप सोचिए कि वो खुशी कैसी होगी। वो ऐसी खुशी होगी कि वो संभाले नहीं संभलेगी। और एक बार उस खुशी को प्राप्त करने का चस्का लग गया तो आप बार बार उस खुशी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। उदाहरण के तौर पे कि कैसे हम आदी होते हैं। मान लीजिए हम सब की एक ही किसी क्लास के लोग हैं हम, और हम सबको जो है 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, रूटीन में जो भी है उससे परिवार चलता है, समाज चलता है, घर परिवार के खर्चे जो भी हैं वो 1 लाख से हम चला रहे हैं, हमने अपनी बस्टिंग कर ली है। लेकिन अचानक बैंक की एरर से कहीं 1 लाख की जगह 10 लाख पड़ गया अकाउंट में, तो शुरू में क्या होगा? आप एप्रीहेंसिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होंगे जो जाकर के कहेंगे कि भाई देखो जरा मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ गए। पर पता भी किया मान लो किसी ने, फिर कहा हमें नहीं पता भाई कैसे आए, आप जानो। तो आप 1-2 महीने तो खर्च करने से डरेंगे, घबराएंगे कि कहीं ऐसा ना हो रिकवरी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ये खर्च कर लिया और मेरे पे केस बन जाए। लेकिन आपने देखा कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर आपको
10 लाख रुपए आ रहा है एक सैलरी की जगह, 1 लाख की जगह 10 लाख आ रहा है, तो क्या हुआ, आपके अखराजात बढ़ गए, आपके खर्चे बढ़ गए। आप जहां बीड़ी पीते थे वहां सिगार पे आ गए, जहां देसी ठरा पीते थे वहां अब महंगी विस्की पीने लगे, जहां सस्ते कॉटन के कपड़े पहनते वहां ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे, जूते, घड़ियां, गाड़ियां, सब कुछ आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें पूरी तरह से बदलाव हो गया। मजे लगे लूटने, आप जो सोचा नहीं था वो हो गया। लेकिन साल के बाद बैंक को या कहीं भी उस सिस्टम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि 1 साल से हम सैलरी डाले जा रहे हैं बंदे को इस तरीके की, ये तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम मान लो, लॉस मान लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। और वो आपसे क्या करते हैं कि वो अगले महीने से उसको रोक देते हैं, फिर 1 लाख में आ गए आप। 1 लाख में तो आए 50,000 की उन्होंने रिकवरी भी कर दी आपकी, तो उस वक्त स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप यूज टू हो गए, आप आदी हो गए, अपना लाइफस्टाइल जो है वो आपने चेंज कर दिया था। पहले आप थे उस 1 लाख में ही गुजारा करते थे, कहा भी जाता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अब जितनी चादर उतने पांव पसारे, पर अब आपकी चादर तो 10 लाख वाली हो गई थी। अब 10 लाख से सीधा ही 50,000 में जब ले आए आपको, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर उस वक्त क्या होगा कि जब आपके जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी रिकवर किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, हताशा बढ़ेगी, आप झूठ बोलने लगेंगे, चोरी चिकारी करने लगेंगे, ठगी ठोरी करने लगेंगे। अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए जो आपने बाहर फेक वर्ल्ड बनाया हुआ था, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड जो बनाया हुआ था, झूठा मायावाद जो खड़ा किया था, जो आपका नहीं था लेकिन आपको कहीं से मिल रहा था वो, तो उससे जो आपने ताम झाम खड़ा किया था, उसको समाज में मेंटेन करने के लिए आपको कई कंप्रोमाइज करना पड़ रहे हैं, कई समझौते करना पड़ रहे हैं, और उन समझौतों के चलते बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ऐसे ही नशे का जो ये आदत है ये हमें शिकार बनाती, क्योंकि जो सर्किट मैंने 9 बताए, रिवार्ड सर्किट के साथ ही बहुत नजदीक जो है मेमोरी सर्किट है। और ये जो मेमोरी सर्किट है, इसमें जो कुछ भी हम करते हैं वो सारा का सारा फीड हो जाता है, कंप्यूटर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। अगर हम उससे बाहर भी जाना चाहें तो हमारी सारी इमोशंस को हमारा जो मेमोरी सर्किट है वो कंट्रोल कर लेता है, पूरी इमोशंस को। और जब कंट्रोल कर लेता है तो उससे हम चाह करके भी उस नशे से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो बार बार याद दिलाता रहता है। जैसे बचपन की यादें हमें हमेशा गुदगुदाती हैं, बचपन में हम क्या करते थे, कैसे करते थे, गपशप घंटों बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा जब हम बचपन पुराण खोलेंगे। तो ऐसे ही मेमोरी, एक बार अगर किसी ने नशा कर लिया और उसके बाद उसको कहा जाए कि भाई छोड़ दो, आप बाहर निकल आओ इससे, तो कोशिश तो करता है वो, लेकिन वही के चाह करके भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेमोरी नज़दीक है उस रिवार्ड सर्किट के, और उसको वो एहसास दिलाती रहती है मज़े का, आनंद का, और कई गुना मैनीफोल्ड इंजॉयमेंट जो उसे नेचुरल तरीके से मिलता था उससे ज़्यादा मिलता है, तो ललायित होता है, लालसी हो जाता है, किसी भी हद तक गुजरने के लिए, कोई भी नुकसान झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है, बशर्ते कि उसको वो आनंद देने वाली चीज़ जो है वो मुहैया कोई करवा दे, वो उसको मिल जाए। तो ये जो डोपामिन बाहर से जो दिया जा रहा है, अब साफ सी बात है कि नेचुरल तो सक्रीट होना था 10 ग्राम, मिल रहा है आपको 1000 ग्राम। एकदम जब आप उसको बंद कर देंगे, उसको मिलेगा नहीं वो, तो शरीर को जो नुकसान होंगे वो शरीर नहीं झेल पाएगा, उसके बस की बात नहीं है उन नुकसानों को झेल ले। दूसरा कि वो उससे बाहर अगर स्वयं भी निकलने की कोशिश करे तो वो जो मेमोरी है वो उसको बाहर निकलने नहीं देती, बार बार याद दिलाती। इस वजह से वो इस सर्किट में फंस जाता है या इस साइकिल का शिकार बन जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। और हम अगर बाहर आता भी है किसी वजह से,
तो बाहर समाज जो है वो अपनी खलनायकी पे उतराता है, वो उसको ओन नहीं करता बल्कि उसको जलील करता है। नशेड़ी कह के, अफीमची कह के, भंगची कह करके माँ बाप का नाम डुबोने वाला, चोरी चकारी करने वाला, झूठ बोलने वाला, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, असमानता का व्यवहार करेंगे। ही विल नॉट बी ट्रीटेड विद लव एंड अफेक्शन। जो प्यार चाहिए था, जो मोहब्बत चाहिए थी, जो सपोर्ट चाहिए था, सोशल सपोर्ट, वो ना देके उसको स्टिग्मेटाइज करते जाएंगे, उसको और ज़्यादा उलाने, और ज़्यादा ठोकरें, और ज़्यादा बेंगे शैली में बात, सार्कास्टिक रिमार्क्स पास कर करके उसकी हालत ख़राब कर देंगे। तो उसके अंदर जब द्वंद्व चलता है, वो सोचता है कि इससे बेटर तो नशे में मस्त रहना ही है, जो मर्जी करे दुनिया, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे अपने में रहना है। नशे से बचाव की मुहिम में अभिभावकों, शिक्षकों एवं समुदाय की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट सोलन डॉक्टर अजय सिंह ने विस्तारपूर्वक जानकारियां दी। दरोट पंचायत है एक सोलन में, वहाँ से चलते चलते बसाल होते होते, जौना जी होते होते काबा कलां, लगभग 2 साल में जो नशा निवारण के कैंप करते थे उसको एक स्वरूप दिया कि पहले लोगों से तो समझें, और ये प्रकाशित भी हो गया है, अब इसको हमने रिसर्च का रूप दिया। लोगों से समझे, लोग क्या कहते हैं कि नशा क्यों करते हैं। मेरा और आपका मानना अलग हो सकता है, ग्रामीण स्तर पे जो व्यक्ति है उसका अलग, और फिर लोगों ने ही हमारे को समाधान बताया। तो एक समाधान जो मैं साझा करूंगा, जो उठकर आया, जिसको फिर हमने बखूबी सेक्रेटरी एजुकेशन तक पहुंचाया, तो 4 बजे के बाद अब समस्त हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के जो ग्राउंड है वो खुले रहेंगे खेल कूद के लिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो गांव से उठकर आई और हमारी प्रणाली से एक सेक्रेटरी के टेबल तक गई। हालांकि 2 साल तक दुर्भाग्य है मेरा भी और कमियां हैं हमारे विभाग में भी, कहूँगा कि 2 साल तक ये फाइल सिर्फ इतने से कार्य हेतु के लिए डीसी ऑफिस में पड़ी रही कि जब गांव-गांव से जनमानस से एक तो विचार आ गया है कि 4 बजे के बाद स्कूल ग्राउंड को खुला रहने दो, उसमें ताला क्यों लग जाता है, क्यों गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं प्रधान जी की, मेरी, डॉक्टर साहब की, यूको बैंक के मैनेजर की, या पंजाब नेशनल, जो भी वहाँ होते हैं। देखो हमने भी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं, तो 4 बजे के बाद हम जब सेवाएं देते थे और जब पढ़ते भी थे तो असली खेल कूद 4 बजे के बाद करते थे। घर वाले डांटते थे कि अब इनको बंदरों को बुला लो घर में वापस, तो वो खेल कूद ही बंद हो गया जब तुरंत 4 बजे के बाद ताला लग जाता। तो कितनी छोटी सी पहल थी जिसके लिए एक रिसर्च का सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रकाशित करने के बाद एक इतने उच्च स्तरीय मुकाम पर पहुंचाकर एक फैसले पर आए। लेकिन मीडिया के बंधु तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारी ये वाली जो प्रयास की उपलब्धि थी इन्होंने जनमानस तक पहुंचाई है। धरातल तक ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो अब हमें देखने की जरूरत है। ये कानून बना है कि लेट आवर्स तक, देर रात तक ये स्कूल ग्राउंड खुले रहेंगे। दूसरी उपलब्धि मैं बताता हूं कि जब हम बड़े बुजुर्गों से बात करते थे तो वो कहते थे कि जैसे ठाकुर साहब ने भी कहा कि शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप अपने गांव से ही, जौना जी की बात है, मैंने कहा आप अपने गांव से शुरू करो, बनाओ एक कमेटी। कमेटी में जो सिटिंग प्रधान है, सिटिंग पंचायत के मेंबर है, इनको मत लो, सिर्फ एक सदस्य लो। भाई पुराने पंचायत प्रधान और सदस्य भी तो होंगे, उनको ले लो। एक बुजुर्गवार ले लो जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, जिनके बिना कोई भी समाज आगे नहीं चल सकता। एक कोई रिटायर्ड टीचर ले लो, गुरुर ब्रह्मा कहते हैं, गुरु तो वैसे भी ब्रह्मा का अभिप्राय है, ब्रह्मा और गुरु मीन्स ज्ञान, तो एक ज्ञान का सागर भी सम्मिलित कर लो। बना लो 5-7 लोगों की कमेटी। आपको खुशी होगी जानकर, खैर दुख भी होगा कि सोलन मेरे अपने परिक्षेत्र क्षेत्र में तो नहीं हो रहा, लेकिन नालागढ़ में 4 पंचायतें मेरे साथ ये काम कर रही हैं। उन्होंने कमेटी भी बनाई है और उस गांव में एक खैनी तक नहीं मिलती किसी भी दुकान पर। कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप दिया था हमने कमेटी का। अनौपचारिक कमेटी है ठाकुर सर ये, लेकिन धरातल पर काम कर रही है कि जिन दुकानों पे खैनी, देखो सिगरेट, शराब और बीड़ी
मैं कहता हूँ ये नशे की पहली सीढ़ी। दादाजी बच्चे को लेने गए गांव में, बच्चे का बस्ता यहाँ पर है और वो धुआं बीड़ी का सुलगाते हुए वापस आ रहे हैं। या गांव में पैराफिट बने हुए हैं तो वहाँ दो बुजुर्ग बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, नमस्ते दादाजी, नमस्ते नाना जी। तो जो 6 साल से ऊपर का बच्चा है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको अपने साथ लेने की कोशिश करूँगा कि 2 बातें, एक तो ये बीमारी है, इसको समझना है। बिल्कुल, आदत और बीमारी में क्या फ़र्क है वो अब हम इसके बाद समझ लेंगे। ये एक बीमारी है और अगर बीमारी है तो इसका इलाज है। फिर अगला प्रश्न आता है कि पक्का इलाज है? बिल्कुल, 100% 100% इलाज है। तो आज के बाद, क्योंकि मुझे बताया गया अभी कि समुदाय के बड़े, मुझे हर्ष हो रहा है कि एक ऐसा समुदाय इस टाइम है जो मल्टीपल सेक्टर्स के साथ है। इस टाइम हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, हमारे साथ लॉ मेकर्स भी हैं, हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, ठाकुर सर जैसे लोग हैं जो इतने सालों से इस प्रणाली पर प्रहार कर रहे हैं, नशे की जो कह लो कि एक पुराना प्रणाली ही कहूँगा जो चल रही है। अगर हम किसी चीज़ को चेक नहीं करते ना तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे घर के सामने स्कूल है और स्कूल के 90 फीट के अंदर अंदर तंबाकू विक्रेता कोई भी नहीं होना चाहिए और मैं उस स्कूल को चेक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जितना मर्जी चाहे PhD हूँ चाहे MD हूँ, जीरो है। इसलिए ये नशे की जो प्रणाली है जिसमें सर ने गैंगस्टर का भी उल्लेख किया, ब्रेड के बीच में समोसों के साथ, ये सब हमारे बच्चे बताते हैं। 250 से 300 मरीज है इस टाइम मेरे पास चिट्टे का ही, जिसमें से 100 लड़कियाँ हैं। 100 लड़कियां मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को योगा अभ्यास में, एक लड़की मेरे साथ इंस्ट्रक्टर जुड़ी हैं तो हम योगा भी करवाते हैं उनको। ये सारी बातें खैर बता चुके हैं। एनीवेज, मैं खुश इसलिए हूँ कि आज हम क्या कोशिश करेंगे, अब आने वाले 10 मिनट में एक डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है जी, आप साथ हैं मेरे? तो इस डायग्नोसिस का नाम दिया हमने सामुदायिक डायग्नोसिस। आज के बाद हमें पता रहेगा कि ये पुख्ता है मरीज या नहीं है। एक उदाहरण दे देता हूं, लगातार किसी को खांसी हो रही है घर में, या उसकी बलगम में खून आ रहा है, या उसका वजन गिर रहा है, बुखार नहीं टूट रहा, तो हम क्या सोचते, क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। तो ये आप तक कैसे बात पहुंची? क्योंकि समुदाय को सिखाया गया है कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हमें नशे के क्षेत्र में भी सामुदायिक डायग्नोसिस बनाने पड़ेंगे। समुदाय जो भी हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे एक सम्मिलित समुदाय हो जैसे यहाँ बैठा है, उसको सशक्त करना पड़ेगा। सिर्फ स्वरूप एक रहेगा कि आप जजमेंट नहीं देंगे, जजमेंट डॉक्टर देगा। आप सिर्फ उजागर करेंगे और 5-7 लोग उसको सत्यापित कर देंगे कि हाँ समस्या है, डायग्नोज बन गया है, चलो अगला कदम क्या है, फिर उस पर बात करेंगे। अगला कदम हो सकता है कि निकटतम डॉक्टर के साथ आपका तालमेल होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मिला, हमने ऐसे ऐसे 5-6 महीने में ये पाया, या 1 महीने में पाया, वो मैं भी चलता हूँ आपके साथ, और 1-2 महीने के अंदर हम तो अब इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि आपकी इसमें मेडिकल की सहायता की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर आगे की राय देगा। लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति का आप डायग्नोसिस बनाओगे, क्या उसके अभिभावक आपकी बात मान लेंगे? क्या पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपने मेरे बच्चे को कैसे बोल दिया जी नशा करता है, नशेड़ी है? तो ये नशा करता है, नशेड़ी है, नशाखोर है, ये अलग अलग सोशल, टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भी डिफाइन करती है परिभाषाएं। मोटे तौर पर आदत बीमारी में कब बदलती है, वो जैसे सर ने बताया था कि 6 का स्तंभ है, 6 पिलर्स हैं, वो उन 6 या 7 में से कह लो 3 से भी ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो आप स्थापित कर सकते हो। ऐसे डायग्नोसिस आप बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात का ख्याल रखना है, आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति को, जो गोल्डन रूल है, थंब रूल, किसी भी व्यक्ति को हम जजमेंट नहीं देंगे कि तू नशा कर रहा है। अगर टीचर ने गलती से बीड़ी पकड़ ली है स्कूल में, तो टीचर को तो हम ट्रेनिंग्स देते ही हैं, तो टीचर उसको क्या कहता है उस टाइम,
क्या है ये, चलो चलो जी, चलो सारे बस नज़रअंदाज कर देना एक टाइम पर, उस टाइम पर सबके सामने वहाँ लेक्चर शुरू नहीं कर देना है और सबके सामने उसको प्रताड़ित नहीं कर देना है, अन्यथा आपने जो मूल स्वरूप है ट्रीटमेंट का वो ही खो दिया। ट्रीटमेंट चलेगा 7 से 9 महीने, याद रखेंगे आज के बाद। जब भी आप किसी का डायग्नोसिस बनाओगे तो वो अगला तो पूछेगा कि जनाब कितना टाइम लग जाएगा ठीक होने में। तो हमने मोटे तौर पर पिछले 6.5-7 साल में ये पाया है कि 7 से 9 महीने, और मैं तो 9 इसलिए जोड़ा है कि मैं कहता हूँ 9 महीनों में एक नया जन्म अवतार होता है। तो 7 से 9 महीने मैं बोलता हूँ, और 7 से 900 रुपया प्रति माह खर्चा आएगा। बड़ी आसानी से याद रखने वाली चीज़ है। कोई भी व्यक्ति आपसे कहीं के भी इलाज के बारे में पूछता है तो जरूर पूछता है कहाँ जाएं, कितना टाइम लगेगा, पैसा कितना लगेगा। आज के बाद आप याद रखें 7 से 900 रुपया महीना हद ही हद, वो भी अगर सरकारी तंत्र में उस टाइम दवाई मुहैया हम करवा रहे हैं तो कई बार 0 पैसा खर्चा आता है किसी महीने में, तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो इस सारे के पीछे हम अपने डायग्नोज कैसे बनाना है। आप देखो, एक 2 साल का बच्चा है या और छोटा बच्चा लेते हैं, दूध पीता बच्चा ले लेते हैं। अब जैसे ही माँ उसको गोदी में रखती है तो वो दूध पीने की चेष्टा करता है, तो अंदर एक केमिकल है, उसके केमिकल एकदम से पढ़ लेता है ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में केमिकल है कि गोदी आ गई, और वो केमिकल काम करता है दूध पीने वाले सेंटर में कि दूध पी ले, तो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। तो ये जो सिग्नल है ये कम टाइम के लिए रहता है, पर ब्रेन में ये वाला जो केमिकल है ये कम टाइम के लिए सिग्नल लेता है ऐसे। इसी बच्चे को आप 6 साल की 5 साल की उम्र में भी गोदी में उठाओगे तब थोड़ी ना दूध पीने की चेष्टा करेगा, तो वो सिग्नल कम था। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो चौथे 5वें साल में बच्चे को साइकिल चलाना शुरू करवाया आपने, बच्चा सीख लेता है थोड़ा बहुत। अब आपने उसको 50 साल तक साइकिल नहीं दी, 50-55 साल की साइकिल में उसको साइकिल चलानी पड़ी, तो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हाँ, अगर इस बच्चे को आप 3-4 साल के बाद फिर से साइकिल पकड़ाते तो शायद चला लेता टूटी फूटी, क्योंकि इस उम्र में जो हम 2 का पहाड़ा याद रखते हैं, है ना, तो 2, 6, 12 और 24, तो 2 साल तक जो सिग्नल हैं वो तो कम स्तर तक अपनी इमेज या छाप छोड़ते हैं ब्रेन में। 6 साल तक जो होता है वो थोड़े से लंबे अवधि का, लेकिन 6 साल के बाद जो भी ब्रेन में सिग्नल आएगा, खासकर 6 से 12, और 6 साल का बच्चा आंगनवाड़ी से उठकर स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और तब ये दादाजी और नाना जी वाली मैंने आपको प्रक्रिया बताई जो खुद हमने अनुभव किया, ठीक है। तो 6 से 12 साल तक जो भी सिग्नल आएगा वो लंबे समय तक रहने वाला है। 6 से 12 साल वाले बच्चे को आप साइकिल सिखा दो और छुड़वा दो साइकिल इसकी, अब 50 साल की उम्र में साइकिल पकड़ाओ, 100% चला लेगा, 100%। ये ब्रेन के केमिकल्स हैं जिनको स्टडी किया गया है, जिनको पढ़ा गया है, कौन सा केमिकल कहाँ लगता है और फिर क्या आंसर आता है, सारा केमिकल्स का खेल है। 12 से 24 साल तक तो जो कुछ आप सीखोगे, अच्छा सीखोगे तो सारी उम्र अच्छे रहोगे, 12 से 24 साल में जो बुरा सीखोगे तो वो बुराई भी सारी उम्र चलने वाली है। 24 साल से ऊपर मैं कहता हूँ हम परिपक्व हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ में कहते हैं ब्रेन मैच्योर हो गया, एडल्ट ब्रेन बन गया, परिपक्व हो गया, उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो 12 से 24 साल, या मैं तो कहूँगा 6 से 24 साल वाली जो उम्र है ये बहुत ज़रूरी है, और यही है हमारा युवा, है ना। युवा का उल्टा कर लो, वायु देख लो किस गति से और किस दिशा में ले जाना चाहते हो समाज को। हमने तो ले जाना है, हम तो खैर हम तो खुद सीख रहे हैं, हमारे साथ तो जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया हुआ है कि आजकल बच्चे बुरा मान जाते हैं, तो मानने दो, आप अपने कार्य का निर्वहन करते रहो। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने हाथ छोड़ दिया है यंग जनरेशन का,
इसलिए वो अलग थलग एक ही परिवार में 4 परिवार बन के एक एक कमरे में अपने अपने लैपटॉप पे और अपने अपने मोबाइल तक सीमित हो गए हैं, लिविंग इन साइलोज, अपनी अपनी उसमें रह रहे हैं 4 दीवारी में। और जब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे कितने ही अनुभवी हैं, वो आ जाएंगे, उनकी बात को तो वैसे नहीं हम टालेंगे। फिर अगली बात आती है जो हमने ये समझा, एज की प्रणाली। तो आज के बाद इस उम्र का कोई भी बच्चा है, तुरंत आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके तो दिमाग में केमिकल अपना काम कर रहे हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्या ये व्यक्ति, क्या ये बच्चा नशाखोरी या नशे का एडिक्ट या ड्रग एब्यूज का पेशेंट बन चुका है या नहीं बन चुका, उसको करने के लिए फिर आपको ये उम्र का जो मैंने पड़ाव बताया, इससे एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा कि इस उम्र के पड़ाव में क्यों होता है, वो हमने समझ लिया। मान लो एक केमिकल है, ये केमिकल मेरे को उठाता है सवेरे 6 बजे उठ जा, 4 बजे उठ जा, 3 बजे उठ जा। जो 4 बजे उठते हैं उनका केमिकल सवेरे घंटी बजा देता है, 4 बजे उठ जा, वो अपने आप उठ जाएगा। केमिकल, उठना, बैठना, जागना, सोना, हंसना, रोना, सब केमिकल का खेल है। इन्हीं केमिकल को पढ़ती हैं ये नशे की कंपनियां। फिर नशा उस स्वरूप का बनाया जाता है कि ये जो अंदर का केमिकल होता है, ये बाहर का जो नशे वाला केमिकल है, इसको धोखा देना शुरू कर देता है। मान लो एक केमिकल है जो कहता है खुश रह कर, तो मैं खुश रहता हूं, ठीक है, खुश रह कर, तो मैं खुश रहता हूं। अब एक कंपनी ने भांग बनाई, भांग भी आपको खुश रखती है, तो भांग बनाते समय उन्होंने पढ़ लिया भी अंदर कौन सा केमिकल है, जो उसका स्वरूप पढ़ा। करोड़ों अरबों खरबों की रिसर्च होती है इसमें, ऐसे नहीं नशा आ जाता एकदम से। नशे को बनाने के लिए भी बहुत इन्होंने वो प्रयास किए होते हैं, रिसर्च की होती है, ताकि एकदम से डेथ भी ना हो जाए। नहीं तो फिर चलेगा कैसे, अगर उससे सारे मरने लग जाएंगे तो जीता भी रहे और निर्जीव बन के जिए। तो वो केमिकल को ऐसे बना देते हैं। अब बाहर का केमिकल आता है, ये कहता है खुश रह कर, खुश रह कर। अंदर का केमिकल कहता है यार ये कौन है बाहर का जो खुश रह कर कर रहा है, तो ये कहता है चल आजा मिल के काम करते हैं। दोनों का स्वरूप एक जैसा था और ये मिल के खुश रखना शुरू कर देते हैं। तो जो अंदर का केमिकल होता है ना, ये शिथिल हो जाता है, ये बैठ जाता है साइड में कि खुशी तो रखना है, खुशी तो रखना है, तो इसको रखने दो। तो ये रखता रहता है, भांग रख रही है खुश, खुश रह कर, खुश रह कर, खुश रह कर, ठीक है। अब जिस दिन ये भांग नहीं मिलेगी तो ब्रेन में ऐसी उत्पत्ति होगी जिसको आप तोड़ कहते हैं, विड्रॉल कहते हैं कि परेशान हो रहा है, ये वो चीज होएगी। इस बच्चे को लालसा आएगी, जो सर कह रहे थे, ठाकुर सर कह रहे थे कि क्रेविंग होएगी इसको, कि मेरे को खुश रहना है, मेरे को खुश रहना है, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए। तो ये बच्चा क्या करेगा, अब आप यहां पर डायग्नोसिस बनाने में सार्थक सिद्ध होंगे। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे बच्चे में कोई ऐसा स्वभाव आप देखेंगे जो लालसा के प्रति आपको सोचने पे विवश कर रहा है कि इसको लालसा हो रही है ये चीज लेने की। कैसे? ये बच्चा हो सकता है मारेगा किसी को, हो सकता है ऊंचा ऊंचा बोलेगा, हो सकता है बिल्कुल चुप बैठ जाएगा। पहले बहुत एक्टिव था, पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, कुछ ना कुछ आप सोचने पे विवश हो जाओगे कि इसको क्या हो रहा है। ये तो पहले बहुत खुश रहता था, ये नहीं पता है आपको कि खुश कौन रख रहा था इसको, और एकदम से ये अब ऐसा हो गया कि समाज से भी कट गया, स्पोर्ट्स से भी कट गया, पढ़ाई में भी कट गया। छोटी सिस्टर को नहीं मारा था आज तक, उसको मारता है। मदर की सोने की चेन चुरा ली, पंखे का फलानी चीज चुरा ली, स्कूटर का फलाना पेच बेच दिया। क्या हो क्या रहा है, ये लालसा हो रही है। इसका दिमाग जो है वो इसके केमिकल के वश में है, और वो केमिकल जो है अब भांग के केमिकल ने वशोहित कर लिया हुआ है। अब इस भांग के केमिकल को दूर करने के लिए उदाहरण दिया मैंने आपको एक, इस भांग के केमिकल को दूर कर, अच्छा चलो एक उदाहरण मैं और देता हूं। एक केमिकल है जो मेरे को कहता है सवेरे उठ जाया कर, 4 बजे उठ जा, 4 बजे उठ जा, 4 बजे उठ जा। तो हम अपने आप 4 पौने 4 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या हुआ कि कई बार पढ़ना पड़ता है, जैसे सर का मैं स्टूडेंट हूँ, अग्रवाल सर का स्टूडेंट हूँ मैं, पीएचडी करवाई सर ने मुझे, तो वो पीएचडी में अभी नौकरी के साथ साथ थीसिस वगैरह सर लिखना पड़ता, तो मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया 1:30 बजे का रात को।
उठाने के लिए कि 1:30 बजे। अब मैं कौन उठाता था? अलार्म, उठ जा 1:30 बज गए, उठ जा 1:30 बज गए। तो 3 साल तक ये 1:30-2 बजे वाला अलार्म चलता रहा। जो नेचुरल टाइम था केमिकल का उठाने का क्या था? 4 बजे। तो जब मेरी पीएचडी पूरी होगी तो हमने भी अलार्म की घड़ी जो स्टूडेंट लाइफ की थी उसको निकाला हुआ था, उसको फिर पैक करके रख दिया अंदर, चाबी वाली घड़ी अभी तक है मेरे पास। ठीक है जी। पर 1:30 बजे मैं उठ जाता हूं अभी भी रात को। फिर समस्या क्या है कि 4 बजे नेचुरल वाला उठाने वाला सिग्नल है, तो सोएगा कब इंसान? 8 घंटे। अभी आपने बोला था बताया कि 8 घंटे ज़रूरी है, मेडिकल साइंस भी कहती है सोना। तो अगला दिन कई बारी ठीक नहीं जाता, खासकर जब सफ़र सुफर हो या मीटिंग्स हो। ठीक है, लेकिन मैं रात को उठ के कोई उत्पात नहीं मचाता हूँ। चुपचाप अपना जो ये लैपटॉप है जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं अपना, उसको उठा के ड्राइंग रूम में बैठ जाता हूँ। फिर 4 बजे तक इंतज़ार करता हूँ कि चिड़िया बोले, थोड़े लोग खिड़कियाँ खोले, मैं भी पानी पूनी दूँ। तो दिक्कत तो है ही है ना। तो मेरे को भी घर में कहा गया कि आप दवाई ले लो बेटा सोने की, नींद की। लेकिन मैं तो खैर चलो डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे को पता था कि ये अंदर केमिकल का, अब धीरे धीरे कम हो गया, ये कम हो रहा है, लेकिन कई बार ये घंटी जो है बच जाती है। तो इतनी आसानी से ये नशा नहीं छुड़वा सकते हम। 7 से 9 महीने तो ट्रीटमेंट की बात करी है सिर्फ मैंने। उसके बाद ठाकुर साहब ने भली भांति बताया एक रिहेबिलिटेशन है, उसको मैं छूता हूँ आगे चलकर। तो 7 से 9 महीने तभी इतना लंबा अरसा चलता है। हालांकि जो असली ट्रीटमेंट होती है वो तो 1 महीने की होती है। पहले 1 महीने में नशे को घोल के हम शरीर से बाहर निकलवा देते हैं, जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन वो जो अगला दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां महीना है, उसमें अलग अलग प्रकार की हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि अंदर जो केमिकल है, बाहर वाला केमिकल अब जगह ही ना बना पाए। और हम क्या दे रहे होते हैं? हम भी केमिकल दे रहे होते हैं। अब मेरा जो केमिकल है दवाई, मेरी दवाई इस भांग से मेल खाती है, तो धीरे धीरे मेरी दवाई हावी हो जाएगी और भांग की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो मेरी दवाई है, जब मैं इसको धीरे 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 हटाऊंगा तो ये ब्रेन में उत्पात नहीं मचाएगी। ये डी एडिक्शन में ट्रीटमेंट का मूल स्तंभ है, पिलर है, जिसको हमने आज समझ लिया। लेकिन इसके चलते हमने डायग्नोसिस की तो एक ही बात की कि लालसा को पढ़ने के लिए आपने इस बच्चे में, इस व्यक्ति में अनेकों प्रवृत्तियां उजागर की और अकेले नहीं की। एकलो चलो नहीं होगा इसमें। 5-6 लोग ग्रुप बनाकर गांव में काम कर लें, अपनी सोसाइटी में काम कर लें, आप अपनी समिति में काम कर लें, अगर वाकई कोई व्यक्ति है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो आता है कि क्या ये व्यक्ति ज़्यादा लेता है और उसको भी पचा लेता है। आज थोड़ी सी पी, कल और पी ली, और ज़्यादा पी ली, सब पच रही है। तो ये एक दूसरा अभिप्राय है इस चीज़ का कि ये सिम्टम है जो आप उठाएंगे। गांव में कैसे पता लगेगा घर में कि पॉकेट मनी ज़्यादा मांगने लग गया, इसका मतलब ज़्यादा ले रहा है ये, या ज़्यादा बारी डेरों पे जाने लग गया, सत्संग में जाने लग गया, और हम तुरंत सत्संग को बदनाम कर देते हैं। मेरा ना घर दुर्भाग्यपूर्ण या भाग्यपूर्ण कह लो सड़क पर है, तो जब भी सत्संग होते हैं मैं सवेरे शराब की बोतलें बहुत उठाता हूँ, लेकिन मेरे को पता है, और हम सत्संग को बदनाम कर देते हैं। अरे सत्संग में तो महापुरुष अपनी वाणी का व्याख्यान करते हैं, ये बच्चे सत्संग तक तो पहुँचते ही नहीं है। ये तो घरों में झूठ बोल के आते हैं हम डेरे पे जा रहे हैं, माँ बाप भी खुश हैं, सेवा को गया है, सेवा तक तो पहुँचते ही नहीं है। ये तो कुछ और ही मेवा का आनंद लेते हैं शहरों में आकर। मैंने परौर में भी देखा था ये, मैंने पपरोला, पालमपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, सुजानपुर, क्योंकि मैं भी जाता हूँ और यहाँ तो चलो मेरा अपना ही शहर है, ठीक है। तो बार बार एक जगह पर जाना, बार बार ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जाना जहाँ आप शक तो करो। आज तक तो जाते नहीं थे डेरों पे, और डेरों पे आने के बाद बस जो मिला उसके बस पैर ही बांध लिए। इतना ज़्यादा खुश रहना भी ना यूफोरिया बोलते हैं कि बहुत ही खुश है, बस कृपा मालिक की, कृपा मालिक की। पहले नहीं बोलता था, वो कृपा थोड़ा सा देख लेना किसकी है। तो दूसरा ये कि जब ज़्यादा कोई चीज़ का सेवन हो रहा हो, या ज़्यादा कोई ऐसी प्रवृत्ति जिसका आप प्रचलन कर रहे हैं, या कोई ऐसी आदत जिससे आप छूट गए हैं, खेलते थे तो साइड में बैठे हैं, फर्स्ट आते थे तो अब डफर होते जा रहे हैं,
ये ऐसी कोई चीज़ मिले स्कूल की, या कोई फैक्ट्री का लड़का था, निरंतर जाता था, जॉब छोड़ दी, यहाँ लगा यहाँ छोड़ दी, वहाँ लगा वहाँ छोड़ दी। घर में जिम्मेदारा करता था तो जिम्मेदारा नहीं कर रहा, ट्रक डाले ट्रक बिक गए। सारे उदाहरण आपके पास है। ये चौथा है। पांचवा होता है कि आपको पता भी है कि इसका नुकसान है। हमारे ड्राइवर है, उनको पता कि चालान होगा, लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं। तो ये सारी 5-6 चीज़ें हैं जो ये आपको बता देंगी। ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर अलग से कर दूंगा। ये जो 7 में से अगर 3 या 3 से ज़्यादा आपको मिल गए, ठीक है जी, जो आपको सबसे पहला क्या है, जो आपको बताता है कि लालसा हो रही है, ठीक है जी। किसी भी ऐसी उसकी नेचर को देखो जहां आप शक करो कि इसको लालसा हो रही है, इससे रहा नहीं गया। तो दूसरा कि इसको जब नई चीज मिली तो इसके शरीर में कुछ हुआ, दस्त लगे, पसीना आया, सोने लग गया, बेचैन लेने लग गया, नींद नहीं आती है, हर कुछ बोलने लग गया, जो विड्रॉल सिम्टम आ गए। तीसरा आया ज़्यादा पचाने लग गया, कम मात्रा में लेता था अब ज़्यादा मात्रा में ले रहा होगा। चौथा आया अलग थलग हो गया, स्कूल में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बैठे रहना, खेती में नहीं जाना। पांचवा आया कि पता है कि कानूनी प्रक्रिया है, शरीर का नुकसान है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पिछली बारी बहुत बड़ा बीमार हुआ था, फिर लत लग गई दारू की। ये लत नहीं है, ये बीमारी है। तो 5 और लास्ट जो है 6, ये कहते हैं कि ज़्यादा समय इसी में रखना कि मैं कैसे नशे का सेवन कर लूँ, राउंड द टाइम ये सोचते रहना। इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा भी कोई भी चीज़ मिल गई आपको तो आपका सामुदायिक डायग्नोसिस बन गया, स्थापित कर दिया आपने कि हाँ ये एडिक्ट है, ये नशे का मरीज है। आधी उदी छोड़ दो, आदत उदत छोड़ दो, आज के बाद तो मरीज कहना शुरू कर दो आप। तभी आप लोगों के सौजन्य से हम भी यहाँ पहुँचे हैं। शायद मेडिकल स्ट्रीम को एक और साथी मिल जाएगा डायग्नोसिस करने वाला आपके माध्यम से। तो ये 6 चीज़ें ही सर हमने देखनी है जब हिस्ट्री लेनी है, और ये 6 चीज़ें ऐसी, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वार्ता से, व्यवहार से, देख रेख से, बातचीत से आप इन 6-7 चीज़ों में से 3 या 3 से ऊपर उजागर कर लोगे तो आपका डायग्नोसिस बन जाएगा कि ये नशे से पीड़ित है। लेकिन हमने शुरू में ही कहा था बोलना नहीं है किसी को ना, फिर तो सारी प्रक्रिया ही खराब हो गई, मेहनत ही खराब हो गई। ये बोलने वाला काम डॉक्टर को करने दो। ये जो भी इसके दुष्परिणाम आने गालियों के स्वरूप में अभिभावकों के हमारे प्रति और हमारे तक तो आने दो, हम वेलकम ही करते हैं। यही पेरेंट्स 4-5 महीने के बाद फिर हमारे साथ जुड़ते हैं। अब मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया 7, 7.5, 8 साल का, जिन्होंने कोर्ट कचहरी में भी जाने की धमकी दी, और तो वही पेरेंट्स मुड़ के हमारे पास ही आए। ठीक है, स्वरूप बड़ा गहरा है सर। पीएचडी कर रही है लड़की, बाजू काट दी है, मेरे साथ अब एम्बेसडर बनी है, बाजू काट दी है उसकी, चिट्टे ने बाजू गला दी थी, अब जयपुर से दूसरी बाजू लगवाई है उसकी, पीएचडी कर रही है, यहीं की लड़की है, यहीं पेरेंट्स हैं उसके। 70 से 80% वो लोग हैं जो बिल्कुल हंसते खेलते खूब अमीर घरों से है। तो ऐसा ना माने, हाँ वो भी हैं जैसे ठाकुर सर ने बोला, जहाँ टूटे हुए घर है। टूटे हुए घर का मतलब नहीं कि सीढ़ी, उसकी सीढ़ी टूटी हुई थी या ईंट का घर नहीं था, डिस्टर्ब्ड घर है, लड़ाई झगड़ा है, गरीबी के कारण है, यानी है ना। तो ऐसे भी हैं, तो सभी हैं। और लड़कियां भी कांधे से कांधा मिलाकर, पता नहीं ये कैसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ है चल रही है इसमें। आपने देखा है टीवी में लड़की के हाथ में गिलास दिखाते हैं आजकल, देख लेना आप, कोई भी नाटक देख लो, भले ही नीचे लाइन चलती है, क्योंकि 90% अभी जो फीमेल जेंडर है वो सेवन नहीं करता है शराब का, पता है आपको। अच्छी बात है ये, पर शराब की कंपनी के लिए तो टेंशन है ना, उन्होंने तो सबको पिलानी है, तो वो सिगरेट भी दिखाएंगे उसके लड़की के हाथ में और वो भी दिखाएंगे। तो मैं आपको 5 मिनट और लूँगा। तो जब भी मैं अपनी दोनों लड़कियों को देखता हूँ, बड़ी हैं गुड़िया मेरी दोनों, एक 12वीं में है, एक 8वीं में है, तो जब भी मैं क्रॉस करता हूँ घर के कमरों से तो वो टीवी चला होता है और वहाँ ऐसा सीन होता है, तो मैं बोलता हूँ क्या बकवास लगाए रखते हो सारा दिन, गंद गंद गंद, सारा दिन बकवास, सारा दिन गंदी चीज़ें, क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ आप। मैं सिग्नल दे रहा हूँ,
मैं कम से कम 2, 2.5, 3 साल तक, जब तक इन्होंने रहना है यहाँ पर, तब तक इनको सिग्नल इतना दे दूंगा कि शायद जब ये जाएंगी कहीं पढ़ने पुढ़ने मान लो और वहाँ नशा आ गया परोस के, तो इनका ब्रेन वाला सिग्नल कहेगा कि ये बकवास है, ये गंद है, ये गलत है। तो ये तो मैंने घर का उदाहरण दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा घर में बोलते फिर मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाएगी, फ़ायदा क्या है ना, कि सारा दिन टोकते रहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कट टेलर करके समाज में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पंचायतों का उदाहरण मैंने आपको दिया, दूर नहीं है, नालागढ़ सोलन जिला में ही आता है। अब ऐसा ना कह देना वहाँ गर्मी पड़ती है, तो यहाँ बोल दिया ना एक पंचायत में सर कि हमारे सर्दी पड़ती है तो इसलिए हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब धारों की धार में सर्दी ज़्यादा है और नालागढ़ में सर्दी कम है। हाँ, कम है, पर इतना भी थोड़ी ना है कि आपने बहाना ही बना लिया। हमने कुछ मजदूरों से वार्ता की धारों की धार में सर्दी के टाइम पे, जो आग को सेकते हुए बीड़ी सुलगा रहे थे। फिर हमने मजदूरों से वहाँ पे भी बात की, तो एक ये आया कि सर्दी है, हो सकता है भाई, पर साइंस नहीं इसको चलो है भी ना, तो किसी और माध्यम से सर्दी को हटा लो। फिर उन्होंने बोला फिर हम शराब पी लिया करें जी। वो जो नहीं पीते उनको सर्दी लग गया। हाँ नहीं, वो छोटा था, पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जो शराब और सिगरेट का सेवन करने वाला आदी व्यक्ति है ना, उसको तुरंत आपकी बात समझ आने वाली ही नहीं है। आपके साथ बहुत अच्छा उसका सौहार्द है, स्वभाव है, तो सुनेगा और यहाँ से निकाल लेगा। हाँ हाँ जरूर करेगा, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन छोड़ो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कुछ कर भी रहा है ना, तो वो अपनी चार दीवारी में कर ले, वो कम से कम समाज को उस पर उसका व्याख्यान करने की जरूरी नहीं है कि भाई मैंने इतने की शराब पिलाई ब्याह शादी में। सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट आज मैं तो फर्स्ट टाइम सुना। बुआरे आते हैं हमारे, क्या ज़रूरत है, बंद कर दो। खाना पीना है ना, अपने कमरों में सोशल ड्रिंकिंग कर लो कभी साल में एक आधी बारी बैठ के, पर वो रोज़ नहीं होनी चाहिए ना। कईयों का ये भी होता है, मंगल छोड़ता है, छोड़ा हुआ है, अच्छा वो केमिकल कैसा है, वो मंगल को घंटी नहीं बजाएगा, बुध को घंटी बज जाएगी दे, है ना, बुध को सवेरे ही प्लानिंग शुरू हो जाएगी, घंटी है ना, घंटी बज जाती है। अच्छा फिर ऐसे व्यक्ति ने वीर छोड़ा होता है कई बारी, फिर शुक्र को घंटी बज जाती है। तो सारा केमिकल का स्वरूप है, बाहर भी केमिकल ही मिल रहे हैं। ब्रेन में केमिकल कैसे काम करते हैं थोड़ा हमने समझ लिया। डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ अगला स्टेप देखना पड़ेगा। आपके जो पीएचसी का डॉक्टर है, जो जिले का डॉक्टर है, जो निकटतम डॉक्टर है ना। जब हम लोग तो शायरी में काम करते थे, गुरुजी चले गए अभी, हम तो बहुत अच्छा बैठे, हम तो बहुत डिवोटेड वर्कर हमारे डिपार्टमेंट में भी रहे हैं ना, तो हम तो साथ काम करते थे। तो हमने देखा है अकेले चल के कुछ नहीं होने वाला जी। अगर समाज के उत्थान में समाज की कुरीति को दूर करना है ना, तो समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबने सही कहा है, डॉक्टर अलग चल रहे हैं, मैं तो सामुदायिक डॉक्टर हूँ, आई एम कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट वैसे भी, ठीक है। डॉक्टर अपने राह पे चल रहे हैं, नर्सिस अपने राह पर चल रही हैं। तो हमने नर्सिस की भी ट्रेनिंग शुरू की हुई है, डॉक्टर्स को भी पढ़ा रहे हैं कि भाई अगर गांव से कोई आ भी जाएगा तो मान के चलना ये ट्रेंड होगा। हालांकि हम ये जरूर कहते हैं कि आप ऐसा मत बोलो कि डॉक्टर साहब हमने डायग्नोसिस बनाया है। डॉक्टर एकदम से हो सकता है आक्रोशित हो जाए कि जनाब डायग्नोसिस बनाया तो फिर ट्रीटमेंट भी कर दो। वर्ड, हालांकि डॉक्टर को हम सिखा रहे हैं, ये खासकर टीचर्स को तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल पढ़ाते हैं हम कि डायग्नोसिस शब्द अगर आ भी जाए तो उसको वेलकम करो, समझो उसको, और फिर उसके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को, उसके अभिभावक को या फैक्ट्री के ओनर को, उनको जोड़कर फिर आगे ट्रीटमेंट का काम शुरू करो। बहुत कम होता है जी जब दाखिल करना पड़ता है बच्चा। अगर दाखिल करना भी पड़ेगा तो हद ही हद 1 महीना, वैसे तो 15 दिन, 15 दिन के बाद हम छुट्टी कर देते हैं, दाखिल करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो आज के बाद ये भी बात समझ लो कि नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अब सौभाग्य है कि अब है ही नहीं नशा मुक्ति केंद्र, कम से कम सोलन जिला में बंद हो गए ये सारे। कुछ कुरीतियाँ चल रही थी यहाँ, तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सब बंद करवा दिए हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र कहाँ हैं? अगर मान लो कोई पूछ भी लेता है कि फिर क्या करे जी ऐसे बच्चे का, ये तो काबू में नहीं आ रहा डॉक्टरों के, तो आईजीएमसी शिमला में है, और नई दिशा केंद्र करके
6 अस्पताल तो सोलन जिला में भी हैं। हर जिला में सरकारी में ना ठाकुर सर, सरकारी में नई दिशा केंद्र करके एक विंग है, एक आयाम है, एक ओपीडी है, जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको अगर एडमिट करना है तो 2-4 बेड तो हमारे पास होते हैं, हम उसको एडमिट कर लेते हैं और ज़्यादा दिन तो रखना ही नहीं होता, वैसे भी कहा है हमने। तो सोलन में कंडाघाट में नई दिशा केंद्र है, सरकारी अस्पतालों में कंडाघाट, सोलन, परमाणु, बद्दी, नालागढ़ और ए फॉर अर्की। तो 6 जगह नई दिशा केंद्र भी हैं। ऐसे ही हर जिला में सरकारी तंत्र में नई दिशा केंद्र करके एक ओपीडी है। इसकी नॉलेज आप लोग अपने अपने जिला में, अपने अपने एरिया के आसपास ले लें कि आपकी नई दिशा केंद्र निकटतम कौन सी है। क्या वहाँ पर डॉक्टर ये नशा निवारण का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है तो बस भेजो अपने मरीज को। डायग्नोसिस बनाया, डॉक्टर से फ़ोन पे बात की, इधर पेरेंट्स को बता दिया कि जी जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाओ। अगर किसी ने पूछ भी लिया कि सर खर्चा कितना आएगा, तो मोटे तौर पर बोलो कि मोटे तौर पर तो 1700 से 900 रुपया खर्चा है, 7 से 9 महीने तक इलाज होता है मोटे तौर पर ये सारा कुछ आपको डॉक्टर साहब समझाएंगे, बस आपका रोल खत्म हो जाता है। अच्छा, जो भी कुछ होगा फिर अगला है संवाद जो स्थापित किया, इसको आगे लेकर चलना। ये फैमिली वापस आ जाएगी, बच्चा भी वापस आ जाएगा। अब आपने इसको फॉलो अप करना है। और शर्मा जी कैसे हैं? ठाकुर साहब कैसा है बच्चा? और बेटा कैसे है? यार तूने फैक्ट्री जाना शुरू किया? नहीं सर अभी तो मैं तो कल मैं चलना फैक्ट्री, तो जाना है फैक्ट्री। बस ऐसे करके फॉलो अप करना है। और फिर वो जो पेरेंट्स होंगे उनसे पूछना कब बुलाया था डॉक्टर ने, ताकि 7 से 9 महीने तक ये बच्चा जाता रहे। और ये जो रिलैप्स हो जाता है, दोबारा नशे में बढ़ जाता है, दोबारा नशे की प्रवृत्ति की तरफ आ जाता है, 9 महीने के बाद तो मैं नहीं समझता कि होगा, ये हो नहीं सकता, असंभव ही है। मैंने तो नहीं देखा अभी तक कम से कम जो पूरा डाटा है हमारे, तो ओपीडी का डाटा देना पड़ता है। कल भी कोर्ट का संज्ञान था तो हमें डाटा मांग के दिया। तो अभी तक कम से कम 3-3.5 हज़ार का बच्चा तो चिट्टे से मैंने अकेले ने ठीक किया है सोलन में, 3.5 हज़ार का। ठीक है, ये वापस तो आए नहीं है। और बहुत बच्चे, अब मैं तो लोकल हूँ, यहीं तो मिलते हैं सारे लोकल, मतलब सारे सोलन में भी हम घूमते रहते हैं, यहीं के बच्चे थे, कोई बाहर के नहीं है। शराब वालों की शराब भी छूटी है। और इच्छा शक्ति तो बिल्कुल, जो परिपक्व हो गया ना जी ब्रेन 24 साल से ऊपर, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें ये चीज़ें जो ठाकुर सर ने बताई सर्वोपरि हो जाएंगी। यथा इच्छा शक्ति बिल्कुल, वो 25 साल से ऊपर। 25 साल से पहले वाले में इच्छा उच्छा नहीं काम करने वाली, वहाँ तो केमिकल्स का ही गेम है सारा। देयर ओनली आर ड्रग्स विल बी एक्टिंग, वहाँ हमारी सिर्फ दवाइयाँ ही काम करेंगी। दवाई और समाज की एक प्रणाली जो अच्छा समाज उसको देगी।